नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपनी चक्र की जो सीरीज हम चला रहे थे उसमें हम आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन तक हो गए थे, उसके आगे आज हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्या हुआ था कला के इतिहास में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है कि तूतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है। ठीक है, तूतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है। ऑप्शन आपको दे दिया गया है मेसोपोटामिया, बगदाद, इटली और मिस्र। आपको बताना है कि तूतनखामेन का संबंध जो है वो निम्न में से किस देश से रहा है। तो तूतनखामेन जो है वो मिस्र से संबंधित थे। ठीक है, वहां के राजा को क्या कहते हैं? मिस्र के राजा को तो फराओ कहते हैं। फराओ, कहीं कहीं आपको फैरो भी लिखा मिल जाएगा। फराओ या फैरो कहते हैं। देखिए, आइए इसका हम व्याख्या देखते हैं क्या है। तूतनखामेन मिस्र का एक फैरो रहा है। फैरो प्राचीन मिस्र के शासकों के लिए आधुनिक चर्चाओं एवं इतिहास में प्रयोग किए जाने वाला शब्द। कहने का मतलब यह है कि फराओ जो शब्द है वहां के शासकों के लिए प्रयोग किया जाता था। पुरालेखों में यह उपाधि उन शासकों के लिए प्रयोग की जाती थी जो धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही तरह के नेता होते थे। तूतनखामेन की मृत्यु हुई थी 19 वर्ष की आयु में 1324 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये कब मरा था? तो 1324 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी। और यह कौन सा टाइम पीरियड है? जब भारत में वैदिक युग चल रहा था। वैदिक युग के समय के समानांतर ही आपका क्या चल रहा था? मिस्र में तूतनखामेन का जो काल है वो मिलता है आपको। ठीक है, मात्र 19 वर्ष, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो तूतनखामेन का संबंध किससे है? मिस्र से है। और मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी थी? तो मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी के किनारे पनपी थी। नील नदी का वरदान भी मिस्र को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका महारानी नेफेरतिति का संबंध निम्न में से किस काल से है? ओल्ड किंगडम से, मिडल किंगडम से, न्यू किंगडम से और मॉडर्न किंगडम से। तो इसका क्या मतलब है? ओल्ड किंगडम, न्यू किंगडम, मिडिल किंगडम, मॉडर्न किंगडम, ये क्या है? तो मिस्र का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो मिस्र के इतिहास में जब राजवंशों का इतिहास होता है वो शुरुआत होती है, तो उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है? आपका होता है कि जब आरंभिक राजवंशीय शासन शुरू होता है, ये माना जाता है कि आरंभ कब से हुआ, उनका राजवंशीय शासन वहां पर कब से स्टार्ट हुआ। हालांकि 5000 ईसा पूर्व से उनकी सभ्यता चलती है, लेकिन जो आपको मिलता है कि बाकायदा वो राजनीतिक रूप से स्थापित और एक समूह के रूप में, तो वो आपको 4000 ईसा पूर्व से मिलती है। और इनका जो राजवंशीय शासन जो शुरू होता है वो 3100 ईसा पूर्व से लेकर, जो प्रारंभिक राजवंशीय इनका शासन मिलेगा वो कब से मिलेगा? तो 3100 ईसा पूर्व से लेकर आपको मिलेगा 2258 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये प्रारंभिक राजवंशीय शासन रहता है। इसके दरमियान जो कला विकसित होती है उसे क्या कहेंगे? आरंभिक राजवंशीय शासन काल की कला कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका तो ये आपका हो गया ओल्ड किंगडम एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये शुरुआती किंगडम रहता है। फिर उसके बाद आपको मिल जाता है मध्य राजवंशीय शासन काल की मिस्री कला। ठीक है, मध्य राजवंशीय यानी मिडिल किंगडम। और उसके बाद आपको मिलता है नौ राजवंशीय यानी न्यू किंगडम। तो ये पूछ रहा है हमसे कि महारानी नेफरतीति का जो संबंध है वो निम्न में से किस काल से है। तो न्यू किंगडम का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है? न्यू किंगडम का वो आपका 1580 से लेकर 1085 ईसा पूर्व तक का है, न्यू किंगडम का। ठीक है, अगर मिडिल किंगडम की बात करें तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1680 ईसा पूर्व तक है। ये आपका न्यू किंगडम है, सॉरी मिडिल किंगडम। और जो आपका ओल्ड किंगडम है वो आपका कहां से कहां तक है? तो ओल्ड किंगडम आपका 3100 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, तो महारानी नेफरतीति का संबंध किस काल पीरियड, किस टाइम पीरियड से रहा है ये हमें बताना है। तो इनका जो संबंध है वो न्यू किंगडम से रहा है। यानी कब से कब तक रहता है? तो 1580 ईसा पूर्व से लेकर 1085 ईसा पूर्व तक। या ऐसे कह सकते हैं जब हमारे यहाँ वैदिक काल चल रहा था तब मिस्र में क्या चल रहा था? नौ राजवंशीय शासन काल चल रहा था। ठीक है, उस दरमियान भी वहां पर कला विकसित हुई। हालांकि कला की शुरुआत तो इनका प्राचीन राजवंशीय शासन काल से ही चल रहा है,
लेकिन जो नेफरतीति का संबंध है आपका वो किस काल से संबंधित है, तो वो नौ राजवंशीय शासन काल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। महारानी नेफरतीति का संबंध न्यू किंगडम या मिस्र के 18वें वंश से था। नेफरतीति प्राचीन मिस्र के राजा अकेनतेन की पत्नी थी। बस्ट ऑफ नेफरतीति वर्तमान में आइलैंड म्यूजियम बर्लिन में रखा गया। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि बस्ट ऑफ नेफरतीति कहाँ पर है या कहाँ पर संग्रहित है। ये यूजीसी नेट में पूछा गया था कि नेफरतीति मूर्ति का सिर या बस्ट ऑफ नेफरतीति कहाँ पर संग्रहित है। ठीक है, तो ये जर्मनी में संग्रहित है। तो जर्मनी में ही आपका क्या पड़ता है, बर्लिन। तो बर्लिन में संग्रहित है, इसका मतलब ये जर्मनी में संग्रहित है। और महारानी नेफरतीति का संबंध यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस काल से है, तो ये न्यू किंगडम काल से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो ये जब हम पिछले इसका पहला वीडियो बनाए थे तो वहां पर सुमेरियन सभ्यता का हमने वर्णन किया था कि सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर है, और ये आपका यूफ्रेटस नदी के तट पर है। ठीक है, नेक्स्ट है अमरत्व की कला। अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं। तो अमरत्व की कला जो है वो किस देश की प्राचीन कला है, वो मिस्र की प्राचीन कला है। अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला है, मिस्र की प्राचीन कला है, क्योंकि वहां के लोग ये मानते थे कि मरने के बाद भी शरीर में आत्माएं वापस आती हैं या उनका पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म होता है तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि शरीर को सुरक्षित रखा जाए। जैसे अपने यहाँ का धारणा क्या है कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन उसके लिए शरीर बदल जाता है, आत्मा वही रहती है, शरीर बदल जाता है। जैसे पता चलता है कि एक लड़का पैदा हुआ है, वो अपनी पुरानी पिछले जन्म की सारी बातें बता रहा है, ठीक है, लेकिन उसका शरीर दूसरा है। उसका जब जन्म हुआ, जो पुनर्जन्म होता है वो फिर से नए सिरे से शुरू होता है, लेकिन उसकी चेतना जो है वो अपने पिछले जन्म को याद रखती है। लेकिन जो मिस्र की कला में जो मिस्र की कला के पुनर्जन्म की धारणा है, वहां पर यह है कि आत्माएं पुनः उसी शरीर में लौट कर जाती हैं। कोई दूसरा शरीर वो चयन नहीं करती, बल्कि उसी शरीर में लौट कर जाती हैं, और वो शरीर अगर सुरक्षित है तभी वो वापस जा पाएंगे। इसके लिए क्या करते थे कि वो विभिन्न रासायनिक लेपों का वो प्रयोग करते थे ताकि शरीर को सुरक्षित रखा जा सके। और इसी के चलते मम्मी जैसी चीज का आविष्कार हुआ कि उसी में उनके शरीर को रख दिया जाता था। ठीक है, और राजाओं के साथ भी ये होता था। वहाँ के जो राजा रानी रहते थे उनके शरीर को मम्मी के तौर पर सुरक्षित रखा जाता था और पिरामिडों में रखा जाता था। इसके साथ साथ उनके जो आवश्यक चीजें होती थी उन्हें भी वहां पर रख दिया जाता था। ये माना जाता था कि जैसे कि ये जीवित ही है, ये कभी भी आत्मा आएगी तो इन्हें अपनी सारी सुख सुविधाएं पुनः प्राप्त हो जाएंगी। तो जो अमरत्व की कला है वो मिस्र की कला है। ठीक है, या किस देश की प्राचीन कला है, तो मिस्र की प्राचीन कला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टोन हेंज अवस्थित है। स्टोन हेंज कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका ब्रिटेन में अवस्थित है। ये खंभे जैसा है और एक चक्रानुमा आकृति बनाता है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई लगभग 7 मीटर है। तो ये इस तरीके से कुछ चक्रानुमा आकृति बनाता है। तो स्टोन हेंज जो है वो कहाँ स्थित है, ब्रिटेन में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है। ठीक है, आपको बताना है कि जो दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति है वो किस खुदाई से प्राप्त हुई है। तो ये आपका मोहनजोदड़ो से मिलता है। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से आपको मिलता है। तो मोहनजोदड़ो है कहाँ, तो मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, और सिंध प्रांत में एक लड़काना जिला है वहीं पर है। और किस नदी के तट पर है, तो ये सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो आपका कहाँ है, तो सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर है और इस तट के दाएं स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर भी जैसे आपका दुर्ग मिलता है, जो वहाँ के शहरों की विशेषताएं सिंधु सभ्यता की, वहाँ पर आपको दुर्ग मिलता है, तो उस आपका मोहनजोदड़ो में भी दुर्ग मिलता है।
और जो आपका दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति की बात कर रहा है वो आपको मोहनजोदड़ो में ही मिलता है। इसके अतिरिक्त वहां पर क्या क्या मिलता है, तो आपको बृहद स्नानागार भी वहां पर मिला है। ठीक है, कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो या मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी, तो राखालदास बनर्जी ने 1922 में करवाई थी। किसने? 1922 में राखालदास बनर्जी ने करवाई थी, आर.डी. बनर्जी। ठीक है, राखालदास बनर्जी ने करवाई थी। आइए इसकी व्याख्या हम देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई से त्रिफुलिया अलंकरण वाले उत्तरीय, ठीक है, दुसाला को ओढ़े हुए एक दाढ़ी वाले योगी की सुंदर प्रतिमा या सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके नेत्र समाधि अवस्था में नाक के अग्रभाग की ओर ध्यानस्थ है। एक अन्य पुजारी की मूर्ति जिसका सिर भारी, जबड़े चौड़े, ओंठ भद्दे व तसरीनुमा कान है। इसके अलावा एक बैठी हुई सिर रहित मूर्ति है। ये मूर्तियां पत्थर से बनी है। हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की बनी एक पुरुष के धड़ की मूर्ति है। देखिए अंतर है, वहां पर आपको क्या मिला है, दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, और ये भी आपसे कभी कभी पूछता है लाल पत्थर की बनी पुरुष की धड़ की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये आपकी हड़प्पा से मिली है, जो 3.25 इंच ऊंची है। इसमें मांसपेशियों का गठन तथा यथार्थता दर्शनीय है। यह प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट है आपका पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ पाई गई हैं। ठीक है, राजघाट, सारनाथ, नालंदा या फिर मोहनजोदड़ो। तो पशु आकृति युक्त मोहरे यानी जो मोहरे पाई गई हैं उसमें पशुओं की आकृति है वो आपको मिलती है मोहनजोदड़ो से मिलती है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या मिलती है, पशु आकृति युक्त मोहरे जो है वो आपको मोहनजोदड़ो से मिलता है। मोहनजोदड़ो से और क्या क्या मिलता है, तो लोथल और मोहनजोदड़ो की एक एक मोहर पर नाव का चित्र अंकित है। यानी एक मोहनजोदड़ो से जो मोहनजोदड़ो में मोहर मिलता है और लोथल में मिलता है, वहां पर एक एक मोहर ऐसे मिले हैं जिन पर नाव का चित्र अंकित है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया कि नाव का चित्र अंकित मोहरें कहाँ आपको मिली हैं। फिर सेंधो मोहरें अधिकांशतः सेलखड़ी की बनी होती हैं। ठीक है, सेलखड़ी की बनी होती है। कांचली मिट्टी, गोमेद, चट तथा मिट्टी की बनी हुई मोहरें भी मिली हैं। मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, ठीक है, कभी कभी इसे यूनिकॉर्न भी कहा जाता है, यूनिकॉर्न आकृति वाली मोहरें कहाँ पर मिली हैं। ठीक है, एक श्रृंगी पशु, उसी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। कुबड़ वाला बैल, हाथी, भैंसा आदि अंकित हैं। तो ये आपको सब कहां से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से मिली हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं था। लोथल, कालीबंगा, बनावली, गिरिनगर। देखिए लोथल भी था, कालीबंगा भी था, बनावली भी था और गिरिनगर नहीं था। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट है, गिरिनगर नहीं था। लोथल आपका कहाँ पड़ता है, गुजरात। ठीक है, गुजरात में आपका क्या पड़ता है, लोथल। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, तो ये राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा की अर्थ क्या, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियां। आपका बनावाली कहाँ पड़ता है, तो बनावाली हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, बनावाली कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है और सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक, लोथल भोगवान नदी के किनारे है और कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कौन से स्थल किस नदी के किनारे है, तो लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, बनावली जो है सरस्वती नदी के किनारे है और गिरनगर चूंकि हड़प्पा कालीन सभ्यता वाला नगर है ही नहीं। देखिए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुल मिलाकर 6 नगरों को पूर्ण या परिपक्व नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, या बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये कौन कौन से हैं आपके, तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है 2 गए, लोथल 3, चन्हुदड़ो 4, कालीबंगा 5 और बनावली 6, जिसमें लोथल, कालीबंगा, बनावली 3 यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो गया। ठीक है, और एक चन्हुदड़ो हो गया। ठीक, तो 6 नगर हैं जिन्हें बड़े नगरों की संज्ञा या पूर्ण नगर की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है हड़प्पा का संबंध है इंडस वैली से, मिस्र से, ईरान से, ग्रीक से। ठीक है, तो इंडस वैली का जो संबंध है वो हड़प्पा का जो संबंध है वो इंडस वैली सभ्यता से है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट है इसका।
ये क्वेश्चन आपका है कि पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है। तो हमने अभी इसका जिक्र किया कि लोथल कहाँ स्थित है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो लोथल आपका कहाँ स्थित है, तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में आपका दैमाबाद मिलता है। ठीक है, गुजरात में आपका लोथल मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा आपका कहाँ मिलता था, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में मिलता था। बनावली कहाँ मिला है, तो हरियाणा में मिला है। देखिए इसकी व्याख्या क्या है कि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1954 में एस.आर. राव ने की थी। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसने खोज की थी या कब खोज की थी लोथल की, या जो वहां पर हड़प्पा कालीन नगर मिलते हैं उनमें से किसी एक नगर का नाम देकर खोज करता या खोज का समय पूछा जा सकता है। तो ये जो इसकी खोज हुई थी 1954 में एस.आर. राव ने की थी। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यहाँ से 3 युग्मित समाधियों के उदाहरण भी मिले हैं, जिससे यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। 3 युग्मित समाधियों को, यानी 3 समाधियां ऐसी मिली हैं जिसमें युग्म यानी एक जोड़े का वो मिलता है, अवशेष वहां पर मिलते हैं या प्रमाण वहां पर मिलते हैं। ठीक है, लोथल से ही क्या है कि यहाँ से अग्निकुंड का एक अवशेष भी मिला है। ठीक है, लोथल से ही अग्निकुंड का एक अवशेष भी मिला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोथल स्थित है, तो देखिए यहाँ पर देशों में विकल्प दिया, तो आप जानते हैं कि भारत में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन असंबद्ध है, मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका या फिर बाघ। देखिए मिर्जापुर जो है वो प्रागैतिहासिक कालीन कला केंद्र है। सिंघनपुर भी जो है वो प्रागैतिहासिक कालीन कला केंद्र है। भीमबेटका जो है वो भी प्रागैतिहासिक कालीन कला केंद्र है। और बाघ जो है वो ऐतिहासिक कालीन कला केंद्र है। ठीक है, बाघ आपका ईसा के इधर आपका शुरुआत हो जाती है इस विषय, या एक तरीके से समझ लीजिए कि बाघ में जो चित्रण है वो आप अजंता हुआ, बाघ हुआ आपका, और सित्तनवासल हुआ। जब ये गुफा चित्रण में हम आते हैं तब ये सब मिलते हैं। और यहाँ पर क्या है कि ये सारी चीजें ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती हैं। ये इसका, तो यहाँ पर जो असंबद्ध है वो क्या है, बाघ है। इसकी व्याख्या क्या है देख लीजिए कि बाघ की गुफा का संबंध बौद्ध धर्म की चित्रकला से है, जबकि शेष विकल्पों का संबंध प्रागैतिहासिक काल से है। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर है। कुछ इतिहासकार इसे 4वीं और 5वीं सदी में निर्मित मानते हैं, जबकि अधिकतर इसे 7वीं सदी में मानते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए कि बाघ गुफाओं को स्थानीय लोग पंच पांडव गुफाओं के नाम से पुकारते थे। मिर्जापुर क्षेत्र में 100 से अधिक शिलाश्रय तथा गुफाएं प्राप्त हुई हैं। सिंघनपुर ग्राम में 50 चित्रित शिलाश्रय तथा गुफाएं मिली हैं। ये गुफाएं एक रेतीली चट्टान में स्थित हैं। ये सारी चीजें प्रागैतिहासिक काल की हैं, लेकिन इसमें जो बाघ है आपका वो आपका ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, भीमबेटका नामक पहाड़ी में लगभग 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है, नृत्यांगना की, योगी की, देवता की या पशु की। जो प्रथम कांस्य प्रतिमा मिलती है वो हमें मिलती है नृत्यांगना की। ठीक है, किसकी मिलती है, नृत्यांगना की मिलती है। और ये क्या है, प्रथम कांस्य प्रतिमा है। इसकी जो ऊंचाई है वो आप जानते हैं 10.5 सेंटीमीटर है, और 10.5 सेंटीमीटर इसकी जो ऊंचाई दी गई है। आपकी बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं 10.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर। और ये संग्रहित कहाँ है, नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। और यह किस टाइम पीरियड का है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, जो ये कांस्य प्रतिमा है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। देखिए व्याख्या इसकी देखते हैं। मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले को HR, VS तथा DK क्षेत्रों में बांटा गया था। इसमें HR क्षेत्र अत्यंत प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से प्राप्त 11.5 सेंटीमीटर लंबी नर्तकी की नृत्यांगना की प्रथम कांस्य प्रतिमा। देखिए यहाँ पर जो माप दिया गया है ये 11.5 दिया गया है, ये हालांकि गलत है। ये कितना है, 10.5 है। और ये आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा कि जो वहाँ की कांस्य प्रतिमा है वो कितनी ऊंची है, तो 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर ऊंची प्रतिमा है। ठीक, धातु मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। आभूषणों को छोड़कर यह मूर्ति बिल्कुल नग्न है।
लोथल से तांबे के कुत्ते की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये इंपॉर्टेंट है कि लोथल से क्या प्राप्त हुई है, तांबे के कुत्ते की मूर्ति प्राप्त हुई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में हम देखते हैं, दैमाबाद से कांसे का रथ प्राप्त हुआ। दैमाबाद कहाँ पड़ता था, तो महाराष्ट्र में, जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुटी हुई है और इसे एक नग्न मानव आकृति वाला चला रहा है। नारी मृण मूर्तियां अधिकांश भारत के बाहर के स्थलों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो आदि से प्राप्त हुई है। ठीक है, वर्तमान में भारत से बाहर, तत्कालीन समय में तो भारत में ही था। ठीक, विभाजन के पश्चात ये सब चीजें बाहर गई हैं। तो नारी की मृण मूर्तियां, जो मिट्टी की मूर्तियां हैं, वो कहाँ से, भारत के बाहर के स्थलों से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती कपड़ा एवं सूती धागा भी प्राप्त हुआ है। सूती कपड़ा, सूती धागा भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा किस धातु की बनी है। तो ये आपकी किसकी बनी है, तो कांसे की बनी है। कांसे प्रतिमा प्राप्त हुई है। अभी हमने उपरोक्त प्रश्न में इसकी चर्चा की है। मोहनजोदड़ो की अवधि की नर्तकी की मूर्ति का माध्यम क्या है। माध्यम मतलब यही पूछ रहा है कि किस चीज से बना है, तो ये आप बता सकते हैं कांसे की बनी है। अभी ये 2-3 क्वेश्चन उसी से संबंधित है। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है, कहां से मिली है, तो ये आपका मोहनजोदड़ो से मिली है और वो किसकी है, कांसे की बनी हुई है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन कितनी बार आए हैं, बस केवल शब्दों का हेर फेर कर देते हैं बस। प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। देखिए फिर ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि वही जो कांसे की मूर्ति है वो कहां से प्राप्त हुई है, तो वो भी आपका मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम की बनी है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये किससे बनी है, ये आपकी धातु से बनी है। देखिए कई जगह कांसा दे दिया है, कई जगह धातु दे दिया है, यानी बस थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है। ठीक है, शब्दों का हेर फेर है, बाकी प्रश्न वही है। पुनः है, मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति किसकी है, ये आपकी कांसे की है। कई क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं। देखिए यही क्वेश्चन आपका पिछले, इसके पीछे के क्वेश्चन था, वहां पर आपसे बस केवल माध्यम पूछा था कि लकड़ी का है, धातु का है या किसका है, और यहाँ पर कांसा दे दिया गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बार बार रिपीट, कई बार होता क्या है कि रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको सीधे सीधे ना देकर बस थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर करके दे देते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है, तो ये आपका सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है और वही मूर्ति है जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं। यहाँ देखिए इसकी व्याख्या पढ़िए कि प्रथम धातु मूर्ति सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। धातु मूर्तियां मधुशिष्ट विधि या लुप्त मोम विधि से प्रक्रिया से बनाई जाती थी। चन्होदड़ो से बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी की कांसे की मूर्तियां मिली है। चन्होदड़ो से क्या मिली है, बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी की कांसे की मूर्तियां मिली हैं। कालीबंगा से तांबे की वृषभ मूर्ति प्राप्त हुई है। नटराज मूर्ति की ऊंचाई है, ये आपसे पूछा गया, नटराज मूर्ति की ऊंचाई है, तो नटराज मूर्ति की कितनी ऊंचाई है। विकल्प आपको दे दिया 2.6, 26 सेंटीमीटर, 3.6 बाई 8 इंच, 8 इंच। देखिए एक नटराज आपको मिलता है चोलकाल में। ठीक है, नटराज की मूर्तियां आपको चोलकालीन में मिलता है, चोलकालीन कला के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो वहां पर नटराज की जो हमारे दिमाग में नटराज की मूर्ति के बाद जो छवि आती है कि एक सर्किल के अंदर भगवान शिव अपने नृत्य अवस्था में है, वही नटराज की मूर्ति। तो ऐसा नहीं, यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हम देखते हैं उसके अंदर एक हड़प्पा से एक पुरुष धड़ मिलता है। ठीक है, उसका सिर नहीं होता है, वहां पर सिर्फ धड़ आपको मिलता है। मेल टोरसो उसे कहा गया। ठीक, तो मेल टोरसो को एक जैन मुनि विद्यानंद जी हैं, उन्होंने इस प्रतिमा को आदिनाथ कहा। ठीक है, प्रथम जैन तीर्थंकर माना है। जबकि श्याम बिहारी अग्रवाल जी इसे क्या कहते हैं, एक नर्तक कहते हैं, और नर्तक कहने के बाद इसे नर्तक कहते हैं। ठीक, और जो आपके एक जॉन मार्शल जी हैं वो इसे क्या कहते हैं कि ये नटराज की प्रतिमा है। किसने माना है, तो मार्शल जी ने इसे क्या कहा है कि ये क्या कहते हैं जॉन मार्शल कि जो आपके हड़प्पा में मेल टोरसो मिला है उसे उन्होंने नटराज का आद्य रूप माना, यानी प्रारंभिक रूप या शुरुआती रूप माना है। ठीक है,
ये क्या है कि अपने दाहिने पैर के बल पर खड़ा है। ठीक, ये जो मूर्ति है वो अपने दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और इसका बायां पैर नृत्य की मुद्रा में है। तो इसीलिए जॉन मार्शल ने इसे क्या कहा है, नटराज की आदि प्रतिमा माना है, नटराज की आदि प्रतिमा माना है। तो सीधा सीधा ना हमें नटराज का नाम मिलकर हम उसी मेल टोरसो को ही हम नटराज मानते हैं, लेकिन जो इसकी ऊंचाई है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 9.8 सेंटीमीटर है। ठीक, अगर हम बात करें तो ये 3.7 इंच 3.7/8 इसका जो है वो ऊंचाई है। तो दिए गए विकल्पों में तो है नहीं, तो सबसे करीबी 3.6/8 इंच लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लगभग, नहीं तो ये आपका होना चाहिए 3.7/8। आइए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक पत्थर की पुरुष प्रतिमा का धड़ प्राप्त हुआ है जो दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और उसका बायां पैर नृत्य मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। इस मूर्ति को नटराज की आदि मूर्ति का द्योतक माना गया है। नटराज मूर्ति की ऊंचाई 3.7/8 इंच है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? गुप्त सभ्यता, मुगल सभ्यता, वैदिक सभ्यता या सिंधु सभ्यता? तो बहुत आसान है, सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं, हड़प्पन सभ्यता कहते हैं। देखिए इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या इसलिए देख लेते हैं कि कुछ पॉइंट छूटे ना, अगर कुछ नया मिलता है तो ठीक है। हड़प्पन सभ्यता सिंधु सभ्यता को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। तो सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज की वजह से ही इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। और इसकी खोज कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ का पूरा स्थल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, ये क्या है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पन सभ्यता की भांति मेसोपोटामिया की सभ्यता भी शहरी सभ्यता मानी जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता उत्तर अरब, इराक तथा कुवैत में पनपी थी। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिलता है आपको नगरीय सभ्यता का। देखिए यहाँ के जो नगर थे वो दो भागों में विभक्त थे, एक पश्चिमी टीले और एक पूर्वी टीले के रूप में विभाजित थे। जहाँ यहाँ के जो ज्यादातर आपको नगर मिले हैं पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले दो भागों में विभाजित थे। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है? तो यहाँ पर देखिए हमने आपको अभी बताया था कि 6 नगरों को पूर्ण परिपक्व रूप से जो पूर्ण परिपक्व नगर के रूप में माना जा सकता है। कितने नगरों को? 6 नगरों को। वो नगर कौन कौन से थे? लोथल, कालीबंगा, चन्होदड़ो थे। ठीक है, उसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे। कितने हो गए? 5। और एक आपका बनावली था। ठीक, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चन्होदड़ो, कालीबंगा और बनावली जो है इन्हें 6 महत्वपूर्ण नगर, 6 बड़े नगर माने जा सकते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि टीईटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था कितने नगरों को माना जाता है। तो यहाँ पर आपको 2 दिया गया है। कौन कौन? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। लोथल भी एक नगर था लेकिन इसे मोहनजोदड़ो में ही शामिल कर लिया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक स्थलों की संख्या 2 है। ठीक है, अगर आप राकेश गोस्वामी की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर उन्होंने 6 नगरों को पूर्ण परिपक्व माना है। ठीक है, और आप इसे देखते हैं क्या नाम, घटना चक्र को। घटना चक्र में आपको कितना बताया है? 2 बताया गया है। कुछ और किताबों में 2 ही बताया गया है कि 2 ही स्थल जो है वो पूर्ण परिपक्व है। अब इनका मानक क्या था पूर्ण परिपक्व का? तो इस मानक के आधार पर कैसे इन लोगों ने डिवाइड किया कि कितने पूर्ण परिपक्व नगर हैं और कितने आपके मतलब सामान्य नगर हैं। ठीक, तो ये क्लियर नहीं है अभी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? A.K. कुमार स्वामी, राखाल दास बनर्जी, कारल खंडालावाला, M.S. रंधावा। आप जानते हैं कि ये सब कला इतिहासकार हैं, इन्होंने उन पर किताबें लिखी है। राखाल दास बनर्जी जो हैं वो पुरातात्विक चीज़ों से संबंधित हैं और उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन में भूमिका भी निभाई थी। राखाल दास बनर्जी ने किस नगर का उत्खनन करवाया था? तो मोहनजोदड़ो का करवाया था। किस सन में करवाया था? 1922 में करवाया था।
नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के साथ की थी। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख लेते हैं। हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई 1927 में की गई। सिंधु घाटी प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। अब देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई 1927 में की गई, आप पढ़ते आए हैं 1921। ठीक है, राखालदास बनर्जी, तो राखालदास बनर्जी 1921 में इसकी खोज की थी। ये ध्यान रखिएगा, एक लेखक है जिनकी एक किताब आती है, आप ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल जी। ठीक है, डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल जी ने लिखा है कि 1921 में 1921-22 में मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के टीले को देखा गया या उसके महत्व को पहचाना गया कि यह पुरातात्विक स्थल है। फिर 1923 से लेकर 1926 तक इसकी खुदाई चलती रही है, 3 साल तक इसकी खुदाई चलती रही है। अब जो ये आपको दे रहा है कि 1927 में की गई है, तो ऐसा नहीं है। ये खुदाई वहां पर उसकी पहचान होने के बाद खुदाई प्रारंभ की जाती है, तो 3-4 साल तक चलती है। 1927 तक मानकर हम चल सकते हैं कि 1927 तक चलती है, ना कि 1927 में खुदाई की जाती है। ये डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल जी हैं, एक लेखक, उनकी किताब एक है कला और कलम में, उन्होंने ये लिखा है। ठीक है, बाकी जगह पर आपको क्या मिलेगा कि 1921 में इसकी खोज हुई थी, खुदाई भी 1921 में ही हुई थी। इसका विकास सिंधु घग्गर हकड़ा नदी के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। किसके? हड़प्पाकालीन सभ्यता के। नेक्स्ट है सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो सिंधुवासी जो वृक्ष की पूजा करते थे वो पीपल था। ठीक है, पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। सैंधव सभ्यता में वृक्ष पूजा के प्रमाण मिलते हैं। विभिन्न मुद्राओं पर अंकित पीपल के वृक्ष, टहनी, पत्तियों आदि से स्पष्ट है कि पीपल को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती थी। इसी वृक्ष के नीचे बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी। पीपल वृक्ष के नीचे ही बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी। भरहूत, सांची आदि के स्तूपों पर इसका अंकन है। जहां तक हिंदू धर्म का प्रश्न है, पीपल की महत्वपूर्ण धार्मिक मान्यता थी। गीता में भगवान कृष्ण ने अपने वृक्षों में अपने को अश्वत्थ बताया है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं और उन्होंने लगभग हर क्षेत्र में अपने आप को बताया कि मैं किस क्षेत्र में क्या हूँ या किस क्षेत्र में कौन हूँ। ठीक है, पुरुषों में बताते हैं, भक्तों में बताते हैं, आप मतलब असुरों में भी बताते हैं, उसी में समुद्रों में भी अपने आप को बताते हैं कि मैं क्या हूँ। इसके अतिरिक्त उन्होंने वृक्षों में भी अपने आप को बताया है, पर्वतों में भी उन्होंने खुद को बताया, सुमेर पर्वत बताया है, भक्तों में उन्होंने अपने आप को अर्जुन बताया है। इसी तरीके से उन्होंने वृक्षों में अपने आप को पीपल बताया है। आज भी हिंदू धर्म में पीपल में देववास माना जाता है। उसे काटना या जलाना महापाप कहा जाता है। यह विचार हिंदू धर्म ने सैंधव सभ्यता से ही ग्रहण किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है अजंता, महाबलीपुरम, सिंधु घाटी की सभ्यता या खजुराहो। तो भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र यहाँ पर पूछ रहा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की कला। अगर इसके पीछे भीमबेटका दिया होता तो हम भीमबेटका को टिक करते। अजंता के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, महाबलीपुरम के मंदिर राजसिंह शैली 374 से 800 ईस्वी में बने हैं। ठीक है, महाबलीपुरम के मंदिर राजसिंह। ठीक है, अजंता के जो चित्र है वो प्रथम शताब्दी से ना होकर वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से। ठीक है, सही है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से है लेकर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर शोर मंदिर है। मंदिर का निर्माण एक विशाल प्रांगण में हुआ जिसका प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है। खजुराहो जो है छतरपुर मध्य प्रदेश में चंदेल राजाओं के समय में 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक अनेक सुंदर एवं भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। किसके द्वारा? चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया है। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट है हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? गुप्त से, शुंग से, मौर्य से, सिंधु से। तो ये सिंधु से संबंधित है। आज का लास्ट क्वेश्चन है
कि हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं, तो ये आपके पाकिस्तान में मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको अफगानिस्तान के क्षेत्र में भी मिल जाएगा। ठीक, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में हड़प्पा संस्कृति के अवशेष आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार बना दिया गया, इसका मतलब यह है कि यहाँ दोनों में हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष आपको मिलते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और आपको अलग से कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई किताबों का जो रेफरेंस है वो भी हम आपको बताते चलेंगे, जहाँ पर आपको विरोधाभास की उत्पत्ति लगेगी, विरोधाभास आपको लगेगा कि बातों कुछ चीज़ों में विरोधाभास है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर भी बात किया जाएगा और उन चीज़ों को दूर किया जाएगा ताकि आपका परीक्षा कक्ष में आपको कोई भ्रम की स्थिति ना बनी रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।